दोस्तों ये बात बहुत डरावनी है। अगर तुम्हारी उम्र 13 से 24 साल के बीच है तो तुम आज तक की सबसे बदकिस्मत जनरेशन हो। तुमसे ज्यादा अनलकी कोई नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें कोई इज्जत नहीं देगा। तुम कामयाब नहीं हो तो तुम्हारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हें कितनी इज्जत दी जानी चाहिए यह तय होगा इस बात पर कि तुम पैसा कितना कमाते हो। लेकिन यह सबसे बड़ी दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि तुम आज के टाइम में पैसा कमा भी नहीं सकते, क्योंकि आज के जो माता पिता हैं उन्होंने तुम्हारी जनरेशन को पढ़ाई की तरफ इतना धकेल दिया है कि तुम दूसरा काम नहीं कर सकते। जब हम छोटे थे तो हम वेल्डिंग का काम कर लेते थे, हम कहीं पर जाकर पढ़ाने के लिए चले जाते थे, हम किसी के नीचे जॉब कर लेते थे। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। तुम वह काम नहीं कर सकते जो हम कर पाते थे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर सोसाइटी का इतना प्रेशर पड़ा हुआ है। अब तुम चाहकर भी वे रास्ते नहीं चुन सकते। शायद आगे आने वाली जनरेशन कर पाएगी, लेकिन तुम्हारी जनरेशन के लिए यह बहुत बड़ी और दर्दनाक हकीकत है कि तुम बिना पैसों के कुछ कर भी नहीं सकते और तुम्हारे पास पैसे कमाने के ऑप्शंस भी नहीं है। आगे पीछे जाकर बस एक ही रास्ता बचता है और वह है सरकारी नौकरी। लेकिन तुम भी ये अच्छी तरह जानते हो कि 20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और उनमें से सिलेक्शन सिर्फ 10-15 हजार लोगों का होता है। तो सोचो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? उनके पास दूसरे ऑप्शन भी तो नहीं है। वे वेल्डिंग भी नहीं कर सकते जो हमने की थी। वे किसी की दुकान पर जाकर भी नहीं रह सकते जैसे हम रहे थे। तुम सोचो तुम क्या करोगे? तुम कितने भी पढ़ने में होशियार हो, कोई ना कोई बैठा है जो तुमसे भी ज्यादा तैयारी कर रहा है। तो इस जनरेशन का होगा क्या? मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर तुम इस जनरेशन में हो और तुम्हें किसी भी तरह से इस मायाजाल से बाहर निकलना है, तुम सिर्फ सरकारी नौकरी पर बेवकूफों की तरह डिपेंड नहीं रहना चाहते हो, तुम्हें सरकारी नौकरी से पहले ही पैसे कमाने हैं, तो सबसे जरूरी यह है कि तुम्हें पैसों के नियम पता होने चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कैसे आता है, क्यों अमीर अमीर होते चले जाते हैं और क्यों गरीब गरीब रह जाता है, क्यों दुनिया के सिर्फ 1% लोगों के पास दुनिया की 90% इनकम है और क्यों बाकी 90% लोगों के पास सिर्फ 10% इनकम है। यानी कि इन दोनों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये बातें तुम्हें कहीं सुनने को नहीं मिलेंगी, आगे वीडियो में खो जाओगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 7 साल तक राहुल शहर में बैठा बैठा पढ़ाई करता रहा। सुबह से रात तक किताबें, नोट्स, कोचिंग और फिर वही नतीजा, हर बार नाम लिस्ट में नहीं आता। कभी लिखित में अटक गया, कभी इंटरव्यू में सवाल ऐसे पूछे गए जो उसने कभी सीखे ही नहीं थे। किसी ने पूछा तो तुम्हें कंप्यूटर पे एक्सेल आता है? किसी ने कहा कोई प्रैक्टिकल स्किल दिखाओ, और राहुल चुप रह गया क्योंकि किताबों ने तो उसे ये सब कभी सिखाया ही नहीं। 7 साल की थकान और निराशा ने आखिर उसे तोड़ दिया। एक सुबह उसने अपना सामान समेटा और शहर छोड़कर गांव लौट आया। रास्ते भर उसके दिमाग में एक ही बात घूमती रही, क्या मेरी जिंदगी बस ऐसे ही खत्म हो जाएगी? गांव पहुंचा तो वहां एक अजीब सी चर्चा थी। लोग कह रहे थे वो शहर का बड़ा व्यापारी जिसने करोड़ों कमाए थे अब सब छोड़कर सन्यासी बनने वाला है। वह अपनी दौलत गरीबों में बांट रहा है और जाते जाते गांव वालों को कुछ खास बातें भी बताएगा। यह सुनकर राहुल के अंदर उम्मीद की एक चिंगारी जली। उसने सोचा, जिस इंसान ने करोड़ों कमाए शायद उसके पास ऐसा राज्य होगा जो किताबों में नहीं लिखा। शाम को चौपाल पर भीड़ लगी थी। वही व्यापारी, अब सब उसे बाबा कह रहे थे, बीच में बैठे थे। चेहरे पर सुकून था लेकिन आंखों में तेज। भीड़ एकदम खामोश हो गई जब बाबा ने बोलना शुरू किया। बाबा ने कहा, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, पैसा समझ से आता है। लेकिन समझ हर किसी को मैं यूं ही नहीं दूंगा। जो चाहेगा उससे पहले कसौटी से गुजरना होगा। इतना कहकर बाबा की नजर सीधे राहुल पर पड़ी। तुम आओ आगे। राहुल थोड़ा घबराया लेकिन कदम बढ़ाए। बाबा ने जेब से एक छोटी सी लकड़ी की डिब्बी निकाली और राहुल के हाथ में रख दी। ये डिब्बी ले लो, 2 दिन तक गांव में घूमो और इसे बेचने की कोशिश करो, मगर याद रखना इसकी कीमत किसी को मत बताना। बस देखो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, और हर किसी से एक बात जरूर पूछना, तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? राहुल हैरान रह गया, कीमत बताए बिना कोई खरीदेगा कैसे? बाबा मुस्कुराए, यही तो समझना है, असली कीमत चीज में नहीं होती, लोगों की जरूरत और नजर में होती है। जाओ, 2 दिन बाद आना। राहुल ने डिब्बी उठाई और भीड़ से बाहर निकला। बाहर निकलते ही लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अरे बाबा ने इसे ही क्यों चुना? शहर से आया है, पढ़ा लिखा है, शायद इसी से कोई काम करवाना चाहते होंगे, या फिर इसकी किस्मत पलटने वाली है। राहुल ने लोगों की बातें सुनी लेकिन जवाब नहीं दिया। उसके मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, मैं इस डिब्बी का करूं क्या? पहली रात वह कमरे में अकेला बैठा डिब्बी को घूरता रहा। लकड़ी की बनी, साधारण सी, ऊपर हल्की नक्काशी, कोई खास बात नहीं। उसने सोचा, क्या वाकई ये मेरी जिंदगी बदल सकती है, या बाबा बस मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? सुबह होते ही राहुल गांव में निकला। सबसे पहले वह भोला राम की दुकान पर गया।
भोलाराम गांव का सबसे बड़ा दुकानदार था। राहुल ने डिब्बी आगे बढ़ाई। भैया, क्या आप इसे खरीदेंगे? भोलाराम ने पूछा। कितने की है? राहुल चुप। उसे याद आया कि बाबा ने कीमत बताने से मना किया था। कीमत तो नहीं बता सकता, लेकिन आप इसे खरीदना चाहेंगे? भोलाराम हंस पड़ा। अरे पगले, कीमत जाने बिना कोई क्यों खरीदेगा? और ये है भी क्या? बस एक लकड़ी का डिब्बा, इसमें खास क्या है? राहुल ने हार मानते हुए पूछा। ठीक है, पर मुझे ये बताइए, आपकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? भोलाराम चौंका, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मेरी सबसे बड़ी जरूरत? बेटा, मेरे पास पैसा है, दुकान है, नाम है, लेकिन अब उम्र ढल रही है। मुझे तो बस अपने बच्चों का सहारा चाहिए, यही मेरी सबसे बड़ी जरूरत है। राहुल ने सिर हिलाया और चुपचाप निकल गया। दिन भर वह गांव के अलग अलग लोगों के पास गया। किसी ने कहा, हमें अच्छी फसल चाहिए। किसी ने कहा, हमें शहर जाकर काम मिलना चाहिए। किसी ने कहा, हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले। हर कोई अपनी जरूरत बता रहा था, लेकिन किसी ने भी डिब्बी खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। राहुल को लगने लगा कि शायद ये टास्क बेकार है, लेकिन रात को जब उसने उन जवाबों को याद किया तो एक अजीब सी समझ बनने लगी। उसने सोचा, सच में कोई इंसान चीज नहीं खरीदता, अपनी जरूरत पूरी करता है। अगर जरूरत होगी तो पत्थर भी बिक जाएगा, और अगर जरूरत नहीं होगी तो सोना भी धूल बन जाएगा। 2 दिन बीत चुके थे। राहुल डिब्बी लेकर पूरे गांव में घूम चुका था। किसी ने खरीदी नहीं, लेकिन हर किसी ने अपनी जरूरत जरूर बताई। किसान बोला, वे पानी की दिक्कत है। मजदूर बोला, रोजगार चाहिए। कोई और बोला, हमें तो बस चैन की नींद चाहिए। हर इंसान की अलग जरूरत थी, लेकिन एक बात साफ थी, किसी के लिए डिब्बी की कोई अहमियत नहीं। राहुल निराश सा चौपाल पहुंचा। बाबा वहीं बैठे थे। भीड़ फिर से जमा थी। बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो बेटा, क्या बेची डिब्बी? राहुल बोला, नहीं बाबा, किसी ने खरीदी ही नहीं। सबने यही कहा कि यह तो एक साधारण लकड़ी की डिब्बी है। लेकिन बाबा ने टोका, लेकिन क्या? राहुल ने गहरी सांस ली और बोला, लेकिन जब मैंने लोगों से उनकी सबसे बड़ी जरूरत पूछी, तब मुझे समझ आया कि असल में लोग चीजें नहीं खरीदते, वे अपनी जरूरत खरीदते हैं। अगर जरूरत होगी तो मिट्टी भी बिक जाएगी, और अगर जरूरत नहीं होगी तो सोना भी धूल बन जाएगा। बाबा ने तालियां बजाई और कहा, सही समझे, यही पहला नियम है। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। बाबा ने भीड़ की तरफ इशारा किया और बोले, देखो, इसने 7 साल पढ़ाई की, फिर भी नौकरी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इसे किताबों में वही पढ़ाया गया जो जिंदगी की असली जरूरतें नहीं थी। यही हाल तुम सबका है। स्कूल और कॉलेज तुम्हें याद करवा देंगे कि कब मुगल आए, किसने कौन सा युद्ध लड़ा, लेकिन ये नहीं सिखाएंगे कि अगर तुम्हें कल अपने घर चलाना है तो पैसे कहां से आएंगे। भीड़ खामोश हो गई। कई चेहरों पर सोच और बेचैनी साफ दिख रही थी। फिर बाबा ने राहुल की तरफ देखा और बोले, अब दूसरा टास्क, ये डिब्बी तुम्हारे पास ही रहेगी, लेकिन इस बार तुम्हें इसे बेचना नहीं है। तुम्हें गांव में 5 ऐसे लोगों को खोजना है जो इस डिब्बी के बारे में अपनी कहानी गढ़ें, चाहे सच्ची हो चाहे झूठी। बस उनसे कहो कि इस डिब्बी को देखकर तुम्हें क्या याद आता है, कौन सी कहानी तुम्हारे दिमाग में आती है, फिर कल आकर मुझे बताना। राहुल ने हैरानी से पूछा, लेकिन बाबा, इसका मतलब क्या हुआ? बाबा हंसकर बोले, मतलब बाद में समझोगे, पहले काम पूरा करो। याद रखना, डिब्बी वही है, पर कहानी हर इंसान अलग बनाएगा, और वहीं से तुम सीखोगे कि पैसा कमाने का दूसरा राज क्या है। राहुल उसी शाम निकल पड़ा। सबसे पहले वह गया बूढ़े हरिराम के पास। हरिराम गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी था। उसने डिब्बी देखी, हाथ से सहलाया और बोला, बेटा, ये तो मुझे मेरे बापू की याद दिला रही है। जब वह शहर से लौटते थे तो ऐसी ही छोटी सी डिब्बी में गुड़ और इलायची लाकर हमें देते थे। ये डिब्बी मेरे लिए बचपन का स्वाद है। राहुल ने नोट किया। दूसरा, वह गया सोनू के पास। सोनू गांव का बच्चा था। उसने डिब्बी उठाई और बोला, अरे, इसमें तो खजाना छुपा होगा, जैसे फिल्मों में होता है, कोई गुप्त नक्शा, कोई राज। ये तो खजाने वाली डिब्बी है। तीसरा, वह पहुंचा जमुना काकी के पास। काकी ने डिब्बी देखते ही आंखें भर ली। बेटा, मेरे पति जब जिंदा थे तो इसी तरह की डिब्बी में बीड़ी रखते थे। ये डिब्बी मुझे उनकी याद दिला रही है। चौथा, वह गया दुकानदार भोलाराम के बेटे के पास। उसने डिब्बी घुमाई और बोला, भाई, इसमें तो मोबाइल रखेंगे तो एकदम स्टाइलिश लगेगा। लकड़ी की कवरिंग में फोन, कोई भी इसे देखकर कहेगा कि यह बहुत अनोखा है। पांचवा, वह मिला अपनी पुरानी सहेली राधा से। राधा पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने डिब्बी उठाई और बोली, देख राहुल, ये तो मुझे बिजनेस का आइडिया लग रही है। अगर ऐसी डिब्बियां सीरीज में बनाकर ऑनलाइन बेची जाएं तो अच्छी कमाई हो सकती है। लोग कहानियों से जुड़ते हैं, और ये डिब्बी हर किसी की अलग कहानी कह रही है। राहुल रात को अपने कमरे में बैठा और 5 कहानियां याद करने लगा। सच में एक ही डिब्बी, लेकिन हर किसी ने उसे अलग नजर से देखा। सुबह होते ही वह बाबा के पास पहुंचा और सारी कहानियां सुनाई। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है दूसरा नियम। याद रखना बेटा,
किसी भी चीज की असली ताकत उसके फीचर में नहीं, उसकी कहानी में होती है। अगर कहानी पकड़ ली तो बेकार चीज भी बिक जाएगी, और अगर कहानी नहीं है तो सबसे कीमती चीज भी धूल फांकती रहेगी। भीड़ हक्का बक्का रह गई, कई लोग सोच में डूब गए। सच ही तो था, चीज वही थी, लेकिन कहानी ने उसकी कीमत बदल दी। राहुल अब तक 2 टास्क पूरे कर चुका था। डिब्बी उसके हाथ में थी, लेकिन अब वह डिब्बी सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं लग रही थी। पहले टास्क से उसने समझा कि चीज की असली कीमत इंसान की जरूरत से तय होती है, और दूसरे टास्क से यह जाना कि कहानी किसी भी चीज की पहचान और वैल्यू बदल देती है। लेकिन उसके दिल में अब भी एक चुभन थी, अगर ये बातें मुझे पहले समझ आती तो क्या मैं 7 साल यूं ही बर्बाद करता? क्या मैं बार बार इंटरव्यू में रिजेक्ट होता? उसके भीतर यह दर्द बार बार उठता रहा। एक सुबह वह बाबा के पास पहुंचा। बाबा चौपाल पर नहीं, इस बार पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने जैसे ही राहुल को देखा, मुस्कुराकर इशारा किया कि पास आओ। राहुल ने झुककर कहा, बाबा मैं 2 टास्क पूरे कर चुका हूँ, लेकिन मेरे मन में अब भी सवाल है। 7 साल पढ़ाई करने के बाद भी मैं असफल क्यों हुआ? क्या मेहनत बेकार हो गई? बाबा ने उसकी आंखों में देखा और बोले, मेहनत कभी बेकार नहीं होती बेटा, पर मेहनत सिर्फ किताबों पर करना और दुनिया को न समझना, ये सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारी असफलता का कारण मेहनत की कमी नहीं, दिशा की कमी है, और दिशा पाने के लिए तुम्हें तीसरा टास्क करना होगा। राहुल ने पूछा, वह क्या? बाबा ने जेब से एक पुराना सिक्का निकाला और राहुल के हाथ पर रख दिया। ये सिक्का लो, इसमें कोई खास कीमत नहीं है, बस तांबे का टुकड़ा है, लेकिन तुम्हें इसे लेकर गांव में जाना है और 5 अलग अलग जगहों पर काम करने की कोशिश करनी है। खेती, दुकान, मजदूरी, सिलाई या कोई भी छोटा काम, जहां भी मौका मिले। हर जगह एक दिन बिताओ और देखो लोग तुम्हें क्या सिखाते हैं, फिर आकर बताना कि इस सिक्के से तुम्हें क्या समझ आई। राहुल चौंका, बाबा मैंने 7 साल तक पढ़ाई की है और आप कह रहे हैं कि मैं खेतों में मजदूरी करूं? ये सब मेरे लिए कैसे? बाबा ने हंसकर कहा, यही तो सीख है। पढ़ाई ने तुम्हें किताबों का ज्ञान दिया, लेकिन काम ने तुम्हें जीवन का ज्ञान नहीं दिया। जब तक तुम खुद काम नहीं करोगे, तब तक यह सिक्का तुम्हारे हाथ में धातु ही रहेगा, और जब तुम काम करोगे तभी यह सिक्का तुम्हें सिखाएगा कि असली दौलत क्या है। राहुल ने अगले दिन से शुरुआत की। पहला दिन खेत में, वह एक किसान के साथ धूप में धान रोपने लगा। मिट्टी में पैर धंस गए, पसीना बह निकला। आधा दिन भी पूरा नहीं हुआ कि उसके हाथ कांपने लगे। किसान ने हंसकर कहा, बाबूजी किताबों से खेत नहीं चलता, खेत को पसीने की जरूरत होती है। राहुल को पहली बार एहसास हुआ कि पेट भरने वाली असली मेहनत कैसी होती है। दूसरा दिन दुकान पर, भोला राम ने उसे अपनी किराने की दुकान पर खड़ा किया। ग्राहक आते, सौदे होते, हिसाब लिखना पड़ता। एक ग्राहक ने कहा, सही से हिसाब नहीं करोगे तो कोई भरोसा नहीं करेगा। राहुल को समझ आया कि भरोसा भी एक पूंजी है। तीसरा दिन मजदूरी, गांव में एक छोटा मकान बन रहा था, वहां उसने ईंटें ढोई। पीठ दर्द से टूट गई, लेकिन 7 काम करने वाले मजदूरों की हंसी ठिठोली देखकर लगा कि मुश्किल काम भी मन से हल्का किया जा सकता है। मजदूर ने कहा, साहब काम चाहे छोटा हो या बड़ा, रोटी का स्वाद सबको एक सा लगता है। चौथा दिन बुनाई, राहुल ने बुनकर के पास जाकर चरखा चलाने की कोशिश की। धागे बार बार टूटते, लेकिन बुनकर ने धैर्य से सिखाया। बोला, बेटा धागे की ताकत उसमें नहीं कि वह कितना मोटा है, बल्कि उसमें है कि उसे कितनी सावधानी से बुना जाता है। राहुल ने सोचा, इंसान भी तो धागे की तरह हैं, सही तरीके से जोड़ो तो समाज बनता है। 5वां दिन सिलाई, गांव की एक महिला ने उसे कपड़े पर सुई चलाना सिखाया। सुई बार बार उंगली में चुभती रही, लेकिन महिला बोली, अगर दर्द से डरोगे तो कपड़ा कभी नहीं सिलेगा, दर्द सहकर ही नया कपड़ा बनता है। राहुल ने महसूस किया कि असफलता भी उंगली में चुभने वाली सुई जैसी है, दर्द देती है लेकिन उससे कुछ नया बनता है। 5 दिन बाद राहुल बाबा के पास पहुंचा। चेहरा थका हुआ था, हाथों पर छाले थे, लेकिन आंखों में चमक थी। उसने कहा, बाबा अब समझ आया, असफलता का बोझ सिर्फ इसलिए भारी लगता है क्योंकि हमने कभी काम का असली स्वाद नहीं चखा। जब आप खुद खेत में पसीना बहाते हो या ईंटें ढोते हो तो समझ आता है कि रोटी कितनी कीमती है। जब भरोसा सीखते हो तो समझ आता है कि पैसे से बड़ी भी पूंजी होती है, और जब सुई उंगली चुभाती है तो समझ आता है कि दर्द से ही नया कपड़ा, नई जिंदगी बनती है। बाबा मुस्कुराए और बोले, यही है तीसरा नियम, किताबें जरूरी हैं, लेकिन काम का अनुभव उससे भी ज्यादा जरूरी है। असफलता तभी सिखाती है जब तुम उसे काम में बदल दो। भीड़ ने सिर हिलाया। राहुल को पहली बार लगा कि उसकी 7 साल की नाकामी बेकार नहीं थी, वह असली समझ की तरफ पहला कदम था। 3 टास्क पूरे करने के बाद राहुल को लगने लगा था कि उसकी सोच बदल रही है। अब वह वही लड़का नहीं रहा था जो 7 साल तक शहर की कोचिंग में बैठकर बस किताबें रटता रहा। अब उसे एहसास हो रहा था कि जिंदगी सिर्फ इम्तिहान के सवालों से नहीं चलती, बल्कि असली परीक्षा तो रोजमर्रा के काम और फैसलों में छुपी होती है। लेकिन मन में अब भी एक सवाल बार बार उठता था, मैं अब तक असफल क्यों रहा?
मेहनत तो मैंने की थी, फिर भी मुझे कभी भरोसा नहीं मिला। हर इंटरव्यू में मुझे शक की नजर से क्यों देखा गया? आखिर क्यों कोई मुझे चुनना नहीं चाहता था? इसी सोच के साथ राहुल बाबा के पास पहुंचा। इस बार बाबा नदी किनारे बैठे थे। उनके चारों ओर बच्चे खेल रहे थे और कुछ लोग उनसे आशीर्वाद लेने आए थे। राहुल ने उनके चरण छुए और बोला, बाबा, मैं तीसरा टास्क पूरा कर चुका हूँ, अब बताइए आगे मुझे क्या करना होगा? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तक तुमने चीज की कीमत, कहानी की ताकत और काम का अनुभव सीखा, लेकिन अगली सबसे बड़ी दौलत है भरोसा। बिना भरोसे न रिश्ते टिकते हैं, न व्यापार चलता है और न ही जिंदगी आगे बढ़ती है। तुम्हें चौथा टास्क भरोसे की परीक्षा देगा। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, कैसी परीक्षा? बाबा ने जेब से एक मिट्टी का छोटा घड़ा निकाला और राहुल को पकड़ा दिया। इस घड़े को लेकर निकलो, इससे गांव के 10 अलग अलग लोगों को दो और उनसे कहो कि इसमें जो चाहो रख दो। शर्त यह है कि तुम ये नहीं पूछोगे कि उन्होंने क्या रखा है। 2 दिन बाद वापस आओ और घड़ा खोलकर सबके सामने देखना। इस काम में सबसे बड़ी सीख मिलेगी। राहुल ने हैरानी से कहा, लेकिन बाबा, अगर किसी ने कुछ खराब रख दिया तो? बाबा ने गहरी नजर से देखा और बोले, यही तो भरोसा है बेटा। जब तुम बिना शक किए किसी पर विश्वास करते हो, तभी तुम समझोगे कि दुनिया चलती कैसे है। ये घड़ा तुम्हें भरोसे का राज सिखाएगा। राहुल घड़ा लेकर गांव में निकल पड़ा। सबसे पहले वह गया भोला राम के पास। भोला राम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू बाबा का काम कर रहा है तो इसमें मैं अपना यकीन डालता हूँ। उसने कुछ डाला, लेकिन राहुल ने देखा भी नहीं। फिर वह गया किसान हरिराम के पास। किसान ने पसीने से भीगे हाथ से एक बीज निकाला और घड़े में डाल दिया। बोला, ये बीज है बेटा, इसमें मेरी उम्मीद है, अगर ये उगे तो आने वाली पीढ़ी खाएगी। तीसरे, राहुल गया जमुना काकी के पास। काकी ने कांपते हाथों से एक पुरानी चूड़ी उतारी और रख दी। बोली, ये मेरे पति की याद है, तेरे भरोसे रख रही हूँ, इसे मत खोना। चौथा, वह बच्चों के पास पहुंचा। उन्होंने हंसते खेलते कुछ कंचे डाल दिए और बोले, भैया, इसमें अब खेल है, देखना ये कंचे जादू कर देंगे। पांचवा, एक मजदूर ने घड़े में एक सिक्का डाल दिया। बोला, मेरे पास देने को ज्यादा कुछ नहीं है, पर यह सिक्का मेरे खून पसीने की कमाई है, इसे संभालना। धीरे धीरे राहुल पूरे गांव घूम गया। हर किसी ने कुछ न कुछ रखा, किसी ने फल, किसी ने फूल, किसी ने पुराना खत। राहुल ने जानबूझकर कुछ भी नहीं देखा, बस घड़ा ढक दिया और अपने कमरे में रख दिया। 2 दिन बाद चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। राहुल घड़ा लेकर पहुंचा। बाबा ने कहा, अब इसे सबके सामने खोलो। राहुल ने घड़ा खोला। अंदर बीज, चूड़ी, कंचे, सिक्का, फल और फूल, तरह तरह की चीजें थीं। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने जो रखा था वह सुरक्षित था। बाबा ने ऊंची आवाज में कहा, देखा, यही है भरोसा। तुमने बिना देखे घड़ा लिया और हर किसी ने बिना शक किए उसमें कुछ रखा। यही भरोसा है। जब लोग तुम पर भरोसा करने लगते हैं तो वे तुम्हें अपना राज, अपनी कमाई, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी तक सौंप देते हैं। और जिस पर भरोसा हो जाए उसकी कीमत सबसे ऊंची हो जाती है। भीड़ चुप थी, लेकिन हर किसी के चेहरे पर गहरी सोच थी। बाबा ने राहुल की तरफ देखा और बोले, याद रखो बेटा, पैसा सिर्फ उन पर बरसता है जिन पर भरोसा बरसता है। भरोसा ही सबसे बड़ा बिजनेस है, सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम्हारे पास भरोसा है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। राहुल की आंखें चमक उठी। उसे लगा जैसे उसके भीतर का बोझ हल्का हो गया हो। राहुल अब तक 4 टास्क पूरे कर चुका था। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन भीतर कहीं एक सवाल अब भी उसे खाए जा रहा था। आखिर मैं इतने साल हारता क्यों रहा? क्या किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, या फिर गलती मुझसे हुई? उस रात वह नींद नहीं ले पाया। बार बार कोचिंग की क्लासें, अधूरे एग्जाम और इंटरव्यू में मिले रिजेक्शन याद आ रहे थे। सुबह होते ही वह बाबा के पास पहुंचा। बाबा गहरी झील के किनारे खामोश बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी। राहुल ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अब तक आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि मैं हर बार हार क्यों गया। मैं जानना चाहता हूँ कि हार की असली वजह क्या होती है। बाबा ने उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है बेटा, अब तुम्हें 5वां टास्क मिलेगा। ये आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। दूसरों की गलती ढूंढना आसान है। राहुल ध्यान से सुन रहा था। बाबा ने कहा, आज से 3 दिन तक तुम गांव में घूमो और हर उस आदमी से बात करो जिसने कभी बड़ी हार झेली हो। उनकी कहानी सुनो, लेकिन उनसे यह भी पूछो कि उन्होंने उस हार से क्या सीखा। फिर चौथे दिन मेरे पास आकर सब बताना। राहुल निकल पड़ा। सबसे पहले वह गया रामलाल काका के पास। काका का कभी बड़ा अनाज का व्यापार था, लेकिन अब छोटी सी दुकान पर बैठते थे। राहुल ने पूछा, काका, आपकी सबसे बड़ी हार क्या रही? काका ने लंबी सांस ली और बोले, बेटा, मैंने लालच किया। मुनाफा बढ़ाने के लिए सस्ता लेकिन खराब अनाज खरीदा। पहली बार तो सब बिक गया, पर दूसरी बार लोगों ने भरोसा खो दिया। मेरी सबसे बड़ी हार थी भरोसा तोड़ना। राहुल ने बाबा से कहा, बाबा, मैंने समय को समझ लिया, लेकिन अंदर से अभी भी डर है। डर कि कहीं फिर असफल ना हो जाऊं। बाबा ने जवाब दिया, तो अब 8वां टास्क है, अपने डर को पहचानना। बाबा ने उसे रात के अंधेरे में पुराने कुएं तक भेजा।
कहा कुएं के पास जाकर बैठो और वहीं लिखो कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है। जब तक लिख नहीं लेते लौटना मत। राहुल कांपता हुआ गया। पहले तो वह अंधेरे से डर रहा था, लेकिन धीरे धीरे चांदनी में बैठकर उसने लिखा, मेरा सबसे बड़ा डर है असफलता के बाद अकेला छूट जाना। सुबह जब वह लौटा, बाबा मुस्कुराए और बोले, डर को कागज पर उतार दो तो वो आधा कम हो जाता है और उसका सामना करो तो पूरा मिट जाता है। यही 8वां सबक है। एक दिन राहुल ने पूछा, बाबा मैं मेहनत भी करूं, समय भी संभालूं, लेकिन पैसे कमाने का असली राज क्या है? बाबा ने कहा, 9वां टास्क है 3 लोगों से सीखना, किसान, दुकानदार और शिक्षक। राहुल गया। किसान ने कहा, बीज बोने में धैर्य रखो तभी फसल मिलती है। दुकानदार ने कहा, ग्राहक की जरूरत समझो तभी व्यापार टिकेगा। शिक्षक ने कहा, ज्ञान बांटो तभी समाज तुम्हें सम्मान देगा। राहुल ने समझा, पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बल्कि धैर्य, जरूरत समझने और दूसरों को कुछ देने से आता है। बाबा ने कहा, यही 9वां सबक है, धन वही टिकता है जो धैर्य और सेवा से जुड़ा हो। अब आखिरी दिन आया। बाबा ने कहा, राहुल आखिरी टास्क है, अपनी जिंदगी का लक्ष्य खुद तय करो। अगर मंजिल नहीं पता तो रास्ते भी बेकार हैं। राहुल ने सोचा और बोला, मैं सिर्फ नौकरी नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि अपने गांव में बच्चों को वो सिखाऊं जो मुझे कभी नहीं मिला, असली जीवन की शिक्षा। बाबा ने गर्व से कहा, यही 10वां और सबसे बड़ा सबक है। सफलता वही है जो सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि दूसरों को भी रोशनी दे। राहुल की आंखों में आंसू थे। अब उसे समझ आया कि 7 साल की असफलता उसकी हार नहीं बल्कि उसकी असली ताकत थी। संक्षेप में इस कहानी से हमें समझ आता है कि हार हमें रोकती नहीं बल्कि सिखाती है। समय और डर को काबू करना सबसे बड़ी जीत है। असली धन सिर्फ पैसा नहीं बल्कि ज्ञान और सेवा है, और जिंदगी की सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के काम आए।